राइटिंग को पढ़ लो, क्या है वो, क्या कैसे होते हैं रीजनिंग एसोसिएशन, पहली बार कर रहे हो, पेपर में आएंगे फिर बोलोगे सबने कराई नहीं। क्या होता है रीजनिंग एसोसिएशन में? पहले वो जो ऊपर डायरेक्शंस फॉर एसोसिएशंस एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस पढ़ो जरा उन्हें चारों को। देखो क्या है, पहला इसमें एक एसर्शन गिवन होता है, एक रीजन गिवन होता है। एसर्शन मतलब एक स्टेटमेंट है और रीजन मतलब उसका एक्सप्लेनेशन रीजन में गिवन होता है। बात समझ में आ गई? अब आपको चार ऑप्शन दिए होते हैं, कैसा किया हर्षदीप, जैसा किया सबके पास है ना ये, चलो। तो अब ऊपर देखना एक असर्शन, अब इधर देखेंगे प्लीज। एक असर्शन गिवन होता है, एक रीजन गिवन होता है, उसमें चार ऑप्शन है, ए बी सी डी मारना होता है, टिक। अगर दोनों सही है, इफ ए एंड बी बोथ आर ट्रू, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर होगा ए। बात समझ में आ गई? सेकंड वाला पार्ट है, अगर दोनों सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन कुछ और होगा, आ गया आंसर होगा बी। ठीक है, अगर पहला वाला सही है, स्टेटमेंट सही है, उसका रीजन जो है वो गलत है, तो आंसर होगा सी। अगर दोनों गलत है तो आंसर होगा डी। समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? अब वो क्या बोल रहा है, पहला द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन। पहला ध्यान पढ़ो उसको, द कंडक्टिविटी, और खुद बताओगे तुम आंसर क्या होना चाहिए, खुद प्रैक्टिस करनी है, फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा उसका कि क्या होगा आंसर और क्यों होगा। जैसे बोला द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन is greater than that of pure solvent, और conductivity depends upon the number of ions present in the solution। ऑब्वियसली बात है, सॉल्यूशन जो होगा, सपोज मेरे पास क्या है, कंडक्टिविटी क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस। अब ये प्योर पानी है, ये पानी है सिर्फ, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, सिर्फ प्योर पानी है, आयंस होंगे नहीं, ना के बराबर होंगे, बहुत कम आयंस होंगे। और अगर मेरे पास सोल्यूशन है, सपोज मेरे पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का सॉल्यूशन है, तो इसमें आयंस है, ऑब्वियसली बात है, हाँ या ना, है ना, आयंस ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमेशा ज्यादा होगी। तो पहली बात तो दोनों चीजें सही है कि पहला स्टेटमेंट क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हाँ, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर होते हैं आयंस और आयंस की वजह से होती है कंडक्टिविटी, और वही उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, हाँ या ना। तो इसका आंसर होगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आया, मार्क करो उसमें, आया एक्सप्लेनेशन समझ में आया? भाई जहां नहीं आएगा बोलोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लेंथ। रेजिस्टेंस ऊपर देखना, K इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A होता है, हाँ है ना, यानी कि R क्या होगा, R इज इक्वल टू 1/K इंटू L/A, है ना। अब उसने क्या बोला, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अरे बोलो हाँ। अब उसने क्या बोल रखा, डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लेंथ। नहीं, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसका मतलब असर्शन गलत है। अब उसने क्या, समझ में आ रहा है तुम्हारे, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, सॉरी, ऊपर एक में अच्छा एक मिनट, अच्छा सॉरी, अच्छा ऊपर एक में R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। बोलो हाँ या ना, ठीक है। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। इसने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीज, ये देखिए गलत है। और उसने क्या बोला, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज, ये भी गलत है ना भाई। ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों गलत है, तो आंसर क्या होगा, डी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? क्या भाई करना पड़ेगा ये, तो देखो आंसर होगा डी। सोच लो क्यों होगा, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस K इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A होता है, ठीक है। और 1/K जो होता है वो होता है रो, यानी कि रो बराबर होता है R इंटू A/L के। इज दैट क्लियर?
अरे हाँ या ना, ये इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। भाई कैसे काम चलेगा? 1/k, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड इट्स रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन चलेगी, when 1 meter long and area cross section is 1। अच्छा, अगर अब मैं A को 1 मीटर स्क्वायर कर दूं और ये तो बोल रहा हूं, और L को 1 मीटर कर दूं तो क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू आर। हाँ ठीक है, यानी कि ये तो सही है, ये सही है, सही है, सही है। बट रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, यानी कि ओम सेंटीमीटर होती है, ऐसा यूनिट। हाँ है ना? अब इसने क्या बोल रखा? द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आर ओम मीटर एंड ओम सेंटीमीटर। सॉरी, सिर्फ ओम सेंटीमीटर होती है, यानी कि ये गलत है। आया, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला यानी कि कौन सा आंसर होगा? सी। आया? अरे भाई यार, सब पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो? पकड़ पा रहे हो तो बढ़िया। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट भाई, ये नहीं कि तुम पेपर में सिर्फ ABC लिख रहे हैं, बस ऐसे काम नहीं चलेगा, पकड़ना है उसको। क्या आगे बच्चा क्या हो गया? डी कंडक्टेंस ऑफ सब्सटेंस C इज इक्वल टू 1/r। ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है, यानी कि A सही है, द इनवर्स दोनों सही है, तो इससे आसान तो कुछ बन सकता। इसका आंसर क्या होगा? A। हाँ या ना? नहीं होगा भाई, रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस का उल्टा तो रेजिस्टेंस वही देगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 5, ऊपर देखना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, पढ़ो जल्दी पढ़ो। क्या बोला उसने? ग्लास और सिरामिक्स हैव वेरी लो कंडक्टिविटी नोन एज इंसुलेटर। सही है, ग्लास से थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्या? करंट लग जाएगा मुझे आता करने पे? नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये इंसुलेटर होते हैं, ग्लास भी और सिरामिक्स भी, यानी कि सही है। ठीक है, उसके बाद रीजन क्या रहेगा? दे डू नॉट अलाउ द पास ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। ये भी सही है, दोनों सही है। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद द डाइल्यूशन। ये पढ़ाया था मैंने तुम्हें, पढ़ाया था मैंने क्या कहा था? ऊपर देखना, K क्या होता है? व्हाट इज K? मैंने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लो, उसके अंदर जितने भी आयंस आएंगे उनका अपना अपना मूवमेंट होगा। हाँ या ना? भूल गए तुम, रिवाइज नहीं कर रहे, बताओ। मैंने स्पेसिफिक कंडक्टेंस में पढ़ा था, मैंने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लो, उसके अंदर सर्टेन नंबर ऑफ आयंस आएंगे, उनका अपना अपना मूवमेंट होगा, मूवमेंट की वजह से G होगी, G के सम को K बोलेंगे। याद है? हाँ या ना? फिर मैंने कहा था इसमें अगर पानी डालोगे, पहले ये इतना था, अब तुमने और पानी डाल दिया तो आयंस दूर दूर हो जाएंगे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस कम आएंगे, उनकी G का सम कम आएगा, Q कम आएगा। आया? अब मैं पढ़ लूँ क्वेश्चन। उसने बोला 6 था ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन व्हाइल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट को मोलर कर दो, इक्विवेलेंट को काट के मोलर कर दो, इक्विवेलेंट इज नॉट इन द पार्ट। ठीक है, और आपको पता है मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट की हो, दोनों बढ़ती है ऑन डाइल्यूशन। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। यार है ना? तो ये तो सही है क्या कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटती है ऑन डाइल्यूशन व्हाइल मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है ऑन डाइल्यूशन। ये तो सही है। फिर इसका रीजन क्या है? ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर मिलीमीटर डिक्रीजेस बट टोटल नंबर ऑफ आयंस। भाई ये तो गलत है भाई, टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस कंसीडरेबली। देखो भाई ये गलत क्यों है? क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते,
बढ़ते हैं क्या? देखो ना उसने क्या बोला, ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब पर मिलीमीटर डिक्रीज, बट ठीक है मिलीमीटर डिक्रीज, बट उसका सेकंड लाइन क्या है, बट टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस कंसिडरेबली, नहीं सॉरी जरूरी नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो नंबर ऑफ आयंस होना पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो नंबर ऑफ आयंस सेम रहेंगे। आया तो यानी कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, आंसर क्या होगा? गुड। ठीक है, अब उसने क्या बोला, द ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द, सी पार्ट है इसके, नेगी को क्या समझ में आएगा, ये क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं मुझसे? नेगी भाई सॉरी तेरे पास ये सेट नहीं है, ठीक है, तो अब क्या करेगा तू, अब ऐसी झेल क्या करेगा? ठीक है, द ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सुन लो, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना हमारे पास, उसने बोला कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन, आपको पता है कि जब कंडक्टेंस की बात है वीक इलेक्ट्रोलाइट की ऐसे बढ़ती है, याद आया कुछ? ये मोलर कंडक्टेंस होती है ना, और ये कंसंट्रेशन अंदर रूट सी, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ऐसे बढ़ती है, याद आया? तो अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग अलग है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उनका मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टेंस भी अलग अलग बढ़ेगी, हाँ या ना? यानी कि ये चीज सही है। क्या बोला उसने, द ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हाँ, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना? भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो दोनों की मोलर कंडक्टेंस कम होती है, जब पानी डालते हैं कंसंट्रेशन कम करते हैं तो दोनों की मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है, याद आया कुछ? है ना? तो ये स्टेटमेंट तो सही है क्या, कि द ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यस इट डिपेंड्स, स्ट्रॉन्ग होगा तो पहले ही ज्यादा होगी, वीक होगा तो पहले बहुत कम होगी, और डाइल्यूशन करेंगे तो बढ़ेगी, हाँ या ना? बट इसका द सेल कांस्टेंट क्या होता है, जो आपका सेल है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट का मतलब होता है, सेल कांस्टेंट होता है जी एस्ट्रिक, इसको लिखते हैं L/A, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, हाँ या ना? ठीक है, अब उसने क्या लिखा उसमें, द सेल कांस्टेंट ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे, लेंथ और, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यानी कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, आंसर होगा सी। आया है ना? एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, भाई प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में मैंने क्या कहा था, प्लैटिनम होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्या कराया था ना, तो उसमें क्या होता है, एनोड से कॉपर, नहीं कॉपर इन CuSO4 इज कन्वर्टेड इनटू, नहीं ये तो होता ही नहीं। देखो भैया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में अगर मैं CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, एनोड पे कैटायन, कैथोड पे कैटायन जाएंगे, और वहां पे क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, कॉपर बन के डिपोज हो जाएगा। इसने भाई साहब ने क्या लिखा हुआ, एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस, ऊपर है ना, कॉपर सल्फेट जो होता है ना, इसका कलर होता है ब्लू, क्या होता है, अब ये न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसका कलर Cu2SO4.5H2 होता है, उसका कलर होता है ब्लू, जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा तो कॉपर आयंस गायब हो जाएंगे, हाँ है ना? जब कॉपर आयंस गायब हो जाएंगे तो कलर क्या हो जाएगा, कलर गायब हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस, यस। आंसर क्या है, तो इसका रीजन क्या होना चाहिए था, ये रीजन इसलिए होना चाहिए था कि भाई Cu2 पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है, ये कलर क्यों है, ऊपर देखना, Cu जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3D10 ये भी सुन लो, Cu2 पॉजिटिव जो होता है इसका होता है 3D9 3D9 का मतलब होता है डी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सुनते रहो अभी थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर होता है, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वही कलर होता है, जिसका पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो कलरलेस होता है। अरे हाँ आया ना, तो अभी CuSO4 में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 का मतलब डी में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कलर होगा, हाँ या ना? कलर है तो कौन सा कलर होता है, मैंने बता दिया तुम्हें ब्लू। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 3D10, डी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें नहीं, तो इसमें क्या है, डी में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसका रीजन आंसर क्या होना चाहिए था, इसका रीजन क्या होना चाहिए था, असर्शन तो सही है कि ये कलर से कलरलेस हो जाएगा, ये तो सही है, पर इसका रीजन क्या होना चाहिए था, रीजन इसलिए होना चाहिए, ये होना चाहिए था
कि द 3d9 configuration of Cu2 positive turns into 3d10 नो np इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो कलरलेस होता है। वैसे भाई साहब ने क्या लिख रखा, कॉपर इन CuSO बोल्स कन्वर्ट, ये तो बेहद ही निहायत ही घटिया स्टेटमेंट है। ठीक है, CuOH वोल्ट तो ऐसे तो हो नहीं सकता। जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा, सुन तो लो, जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा CuSO4 में कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है +2, CuOH वोल्ट में कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है +2। तो भाई तो इलेक्ट्रोलिसिस किसका कर रहा है जब दोनों में ऑक्सीजन स्टेट सेम है? आया? तो आंसर रीजन होना क्या चाहिए था कि भाई Cu2 पॉजिटिव में D में एक एंटी इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए वो कलर्ड है, और जब रिडक्शन होता है तो वो D10 हो जाता है इसलिए कलरलेस हो जाता है। ये आंसर होना चाहिए था। उस भाई साहब ने क्या लिखा, उसने लिखा कॉपर इन CuSO बोल्स कन्वर्ट, कहां से CuSO4 में कहां से उल्टा सीधा कुछ भी चेप रहा है। ठीक है, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो आंसर क्या होगा? देखिए समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं कोई वीडियो जरूर भेजेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, 9 पढ़ो। अब तुम बताओ, पहले 8 मैंने कर दिए, अब आखिरी के 7 तुम करोगे। जल्दी करो, अब बताओ आंसर मैं तुमसे पूछूंगा। ये कितने सारे का है? बिलाल कहाँ चला गया भाई? और ये ऐसे वाला और सुशीला तेरी दो दोस्त इसका अच्छा बर्थडे ना याद था कि तो पढ़ने जाने में ऐसे नहीं आई है। वो बोली हाँ तुम वैसे ही खा लिया टॉफी ले। अबे पढ़ो जल्दी। ओ मैडम ये केस निखारना बाद में कर लेना, पहले कर लो, पढ़ लिया आंसर बता। खुद सोच के बताओ ना। द कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड साइज ऑफ आयंस। देखो कंडक्टिविटी का मतलब होता है आयंस कितनी जल्दी मूव करेंगे। ठीक है, और देखो एक चीज होती है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है, सुन लो आप थोड़ी सी सुनने आगे भी आएगी, होता है स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। इसका ये होती है चार्ज अपॉन साइज। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। एन पॉजिटिव है, साइज इतना बड़ा, चार्ज कितना है 1। एच पॉजिटिव है, साइज क्या है छोटा। ऊपर एक ना साइज छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। बोलो ना यार, चार्ज दोनों में एक ही है पर इसका साइज छोटा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, और स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज ज्यादा तो मूवमेंट ज्यादा। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है बेटा, चार्ज डेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, ये उसमें सिखाता है मैंने। ओ भाई 500 का ना बेटा, अभी देख ले यार मेरे भाई। ठीक है, तो द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस डिपेंड अपॉन चार्ज एंड साइज ऑफ आयंस इन विच दे डिफरेंशिएट। यस इट डिपेंड्स। ठीक है, मूवमेंट डिपेंड, कंडक्टिविटी को मूवमेंट से रिलेट कर लो। द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस यानी कि चार्ज और साइज पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। हाँ, और इज विद विच द आयंस मूव अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ ये बिल्कुल सही है। कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी भाई? चार्ज पर डिपेंड करेगी। कितनी समझ में आ रही है मेरी बात? चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, अब आपको दूसरी चीज और क्या पता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ज्यादा टूटेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है कम टूटेगा। तो जिसके आयन ज्यादा होंगे शुरू में उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो उसने पहले स्टेटमेंट क्या दी? द कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड साइज ऑफ आयंस। यस इट डिपेंड्स। द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। यस इट डिपेंड्स। और द ईज विद विच द आयंस मूव। और द ईज का मतलब कितनी जल्दी आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है हमने जो बैटरी लगा रखी इस पर भी डिपेंड करता है। सपोज ऊपर देखना, एन पॉजिटिव आयन का ई नॉट रेट जो है वो -2.71 वोल्ट है, यानी कि इतनी ताकत चाहिए। उसने लास्ट लाइन क्या लिखी? अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब समझना, तुम्हें एन पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। एन ऊपर एक बेटा ऊपर देख, आएगा नहीं समझ। लास्ट लाइन का मतलब समझा रहा हूं, अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब, इसका मतलब समझो। एन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 2.71, यानी कि एन को रिड्यूस करने के लिए 2.71 का पोटेंशियल चाहिए। तुमने ऊपर बैटरी लगा रखी 2 वोल्ट की, एन मूव करेगा? कभी भी नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है?
भाई मूवमेंट, इसको इतना पोटेंशियल चाहिए यहाँ आने के लिए, इतनी ताकत चाहिए। तुमने बैटरी लगा रखी 2 वोल्ट की, कहां से आ जाएगा? आ रहा है कम से कम 2.71 वोल्ट या उससे ऊपर की बैटरी तुम लगाओगे, यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी लगाओगे, तब इन्हें बोलेगा हाँ अब तुमने जो ताकत लगा रखी ऊपर से वो ज्यादा है, मुझे खींचने के लिए जो ताकत चाहिए वो 2.7 वोल्ट का 1 का पोटेंशियल चाहिए। तूने अगर 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी तो तेरी बैटरी की ताकत इतनी नहीं है कि मुझे खींच सके। आया इलेक्ट्रोलिसिस में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आयंस मूव कर रहे हैं, देखो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है? सबसे कम 3.05 वोल्ट, यानी कि लिथियम आयन को अगर इधर मूव कराना है तो 3.05 वोल्ट चाहिए। समझ में आ गया? और अगर फ्लोरीन एफ नेगेटिव आयंस को मूव कराना है 2.8, तो सारे के सारे अंदर अंदर 3 वोल्ट के अंदर है। बात समझ में आ गई? तो हम जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ऊपर कम से कम 4 या 5 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, 2 वोल्ट की बैटरी से इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। अगली बात समझ में? तो क्या ये डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है साइज पे? हाँ। चार्ज पे? हाँ। कंसंट्रेशन पे? हाँ। कम कंसंट्रेशन में कंडक्टेंस कम, ज्यादा सॉरी कंसंट्रेशन कम होगी, पानी ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। याद आया? ठीक है, यानी कि ये असर्शन जो है सही है। फिर उसने रीजन क्या दिया? द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट एंड हेट। ये तो गलत है पूरी तरह से। किसी भी दो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कभी भी सेम नहीं होती। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका साइज अलग होता है, उनका चार्ज अलग होता है, उनका मूवमेंट अलग होता है। हाँ या ना? यानी कि ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर भी क्या होगा? समझ में आया एक्सप्लेनेशन? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। अरे बाबा ये तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये हमने कर रखा है न्यूमेरिकल, ये हमने न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मोलारिटी दे रखी 0.05। मैडम कैलकुलेटर निकालो। ठीक है, डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। निकालो मैडम कितना है। ठीक है, और मुझे दे रखा है लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आवाज नहीं दी। और रेजिस्टेंस दे रखा आर दे रखा 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, हाँ या ना? तो K निकालेंगे, K इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। ठीक है, आवाज नहीं प्लीज। R कितना है? 1/5.55 इंटू 10⁻³ इंटू L कितनी है? L का मतलब 50 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 22 इंटू 7 इंटू 0.25। लो मैडम सॉल्व करो। 0.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ले फिर इसको मैं 0.78 लिख देता हूँ। L/A 0.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकाल कितना है? एक मिनट ना, जीरो पॉइंट 0.01 क्या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसका एक काम कर, इसको 1 से डिवाइड कर दे। 1 रो निकालनी है ना मैं, ये तो K निकला, रो निकालनी है 1/K, यानी कि 1/0.01, यानी क्या जाएगा 10⁻²। हाँ या ना? आंसर में आ रहा है 10⁻², नहीं आ रहा। इसका मतलब पहला वाला सही है भाई, वो तो दे रखा, उसने डेटा तो दे रखा, डेटा हमने निकालना तो है, पर दूसरा वाला गलत है, तो सी होगा इसका आंसर भी। आया? ठीक है, 11th पढ़ो, 11th का आंसर बताओ मुझे, जल्दी बताओ। सुशीला बताइए 11th का क्या होगा? ABCD। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, उसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जगह मोलर कंडक्टेंस कर देना। इक्विवेलेंट अब नहीं है रोज के उसमें। In electrolysis, the quantity of electricity needed to deposit 1 mole of silver। भाई ऊपर देखना, 1 मोल सिल्वर को डिपॉजिट करोगे तो ये वाला रिएक्शन देखोगे, हाँ है ना? और 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करोगे तो कॉपर +2 में होता है कितने इलेक्ट्रॉन, है ना? यहाँ पे 1 फैराडे आ रहा है, यहाँ पे 2 फैराडे आ रहा है, क्या ये सही है? अरे इन इलेक्ट्रोलिसिस द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक मिनट,
हाँ डिफरेंट है, सही है ना भाई। यहाँ पे कितना, 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए कितना लग रहा है, 1 फैराड अरे आ रहा है। और कॉपर को अगर डिपॉजिट करना है कितना लग रहा है, तो दोनों अलग अलग है, हाँ या ना, यानी कि डिफरेंट होंगे, हाँ होंगे, क्योंकि दोनों का चार्ज अलग अलग होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी डिफरेंट लगेगी। उसने आंसर क्या बोला उसका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर आर डिफरेंट। हाँ डिफरेंट सही है, पर इसका आंसर ये नहीं है। आंसर क्या होना था, चार्ज। क्या, एक मिनट ना, उसने बेटा पहले मेरी बात सुनो। उसने बोला इन इलेक्ट्रोलिसिस जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगी 1 मोल कॉपर को और 1 मोल सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए डिफरेंट लगेगी। हाँ लगेगी, हमें दिख रही है, एक में 1 मोल लग रही है, 1 फैराड लग रहा है, दूसरे में 2 फैराड लग रहा है, ठीक है। तो उसने बोला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर आर डिफरेंट। ये स्टेटमेंट सही है, पर क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है। और ये सबसे डिफिकल्ट होता है करना। क्यों, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, चार्ज। क्या भाई, इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट क्यों लग रही, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है, अलग अलग है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता कि द चार्ज ऑन द वैलेंसी ऑफ बोथ कॉपर एंड सिल्वर आर डिफरेंट। आया, अरे हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम बोल सकते हो सर कॉपर पे तो +1 चार्ज होता है। याद रखना, कभी भी पानी के अंदर ना Cu पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता। अब तुम ये बोल सकते हो सर कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, +1 और +2, बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो। अब मैं इसका आंसर बताऊं, पानी में अगर तुम कॉपर आयंस में डालोगे ना, तो यार डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। पानी में कभी भी कॉपर आयंस ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं, एक का होता है रिडक्शन, एक का होता है ऑक्सीडेशन। पानी में हमेशा से Ba वाला स्टेबल होता है। ये जब डी ब्लॉक पढ़ोगे तो वहां पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू व्हाइल एनहाइड्रस इज व्हाइट। एनहाइड्रस व्हाइट क्यों है, क्योंकि अभी बताया इसका कन्फिग्रेशन होता है 3D10, उसका कन्फिग्रेशन होता है 3D9। याद आया, तो डी ब्लॉक का भी क्वेश्चन है, आया समझ में। तो दोनों का चार्ज अलग है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। क्या, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आया, अरे हाँ आया ना, आ रहा है ना बेटा। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता है, बोलता करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे दोनों का चार्ज अलग अलग है, इसलिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग है। आया, आया ना, ठीक है। अगला वाला कौन पढ़ेगा, ये हो जाएगा गजराज भाई। चल भाई गजराज भाई फटाफट बता दे। क्वेश्चन नंबर 12, मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट। इतना आसान लग रहा हूँ यार, इसको छोड़ दो, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ना, काट दो, से क्रॉस मार दो। वैसे इसका आंसर ए होगा, दोनों सही है। पहले का मोलर, क्योंकि उसने फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की टर्म्स में दे दिया ना, पैराग्राम इक्विवेलेंट, इसको छोड़ दो, ये सिलेबस के बाहर है। चल बेटा 30 वाला होगा। बताओ भाई कौन जाएगा, बताओ बताओ। पहला सही है स्टेटमेंट, हाँ पहला सही है। अब इतना तो ठीक से पढ़ा होगा, मेरा क्या वाला पक्का। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटल्स की कंडक्टेंस बढ़ती है घटती है, टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती। वाह, तुम सारा फीस तो मुझे आती है। अबे गवारो साइंटिस्टों, सुनते हो मेरी बात। ऊपर देखना, ये एक मेटल है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन आएंगे आएंगे। ऊपर सुन लो 20। मेटल क्या होता है, ऊपर देखना, इसमें पॉजिटिव चार्ज कैंडल्स होते हैं भैया, आवाज नहीं 20। ये पॉजिटिव चार्ज कैंडल्स होते हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये है मेटल, इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब तुम इसे नॉर्मल, मैं बता रहा हूं मेटल्स की कंडक्टिविटी घटती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
मेटल्स की कंडक्टेंस घटती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। समझ में आ गया? बट इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे यार भाई, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस हो चाहे मोलर कंडक्टेंस हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बढ़ती है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ता है। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गई? बट मेटल्स की जो कंडक्टेंस होती है वो घटती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। मेटल में रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता टेम्परेचर बढ़ाने पे, इतना नहीं पता? फिजिक्स में नहीं पढ़ा क्या? फिजिक्स में भी खत्म लग रहा है मुझे। अब ऊपर देखना, सर से पूछना, ऋषभ सर से भी आएंगे ना इसके बाद। सर रेजिस्टेंस बढ़ती है मेटल्स की टेम्परेचर बढ़ाने पर? आंसर मैं दे रहा हूँ। ये देखो, ये अपने ये लगा दिया, मेटल्स की कंडक्टिविटी नोट करते हैं। यहाँ बैटरी लगा दी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से पास होंगे, आया ना। ये वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। अब क्या होता है समझ लो, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये जो पॉजिटिव चार्ज कैंडल्स है ना, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अपनी मूव नहीं करते अपनी मीन पोजीशन पे, ऐसे पहले हल्के हल्के कर रहे होते हैं, अपनी मीन पोजीशन पे अभी ऐसे ऐसे करने जाते हैं, जोर जोर से। अब जब ये टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तो उनके मूवमेंट को कम करेंगे, इसलिए कंडक्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, तुमसे आगे हो जाती फिजिक्स। आया समझ में? समझ में आया? तो मेटल्स की कंडक्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने में। आया? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज कैर्नल्स है, मेटल एटम्स है, कैर्नल्स बोलते हैं उनको, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विग्रसली ऑन द मीन पोजीशन। कभी मीन पोजीशन पे वो और विग्रसली वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो कंडक्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। आया समझ में आया? ठीक है। अब बी पर, उसका बी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स आर वेरी टाइटली हेल्ड। अरे गलत है, गलत गलत गलत। इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल आर नॉट वेरी टाइटली हेल्ड, दे आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो मेटल, तभी तो मेटल कंडक्टेंस शो करता है। आया? तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो इसका आंसर क्या हुआ? पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। आंसर क्या हुआ? सी। ठीक है देखिए भाई, तुझे वीडियो मिल जाएगी, टेंशन ना ले तू। चौथा 14 का आंसर कौन बताएगा? ये बताएगा भाई मुन्ना। चल 14 पढ़ा, बता मुझे ABCD क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? बोलो, कोई तो बोलो, रोजी आप बोलो। ये होगा पक्का, इसका आंसर होगा बी। तुम ऐसे ही करोगे बेटा। अब मैंने कहा इसका एक और सेट दूंगा, अब तुम खुद करोगे बैठ के। अब तुम्हें मैंने समझा दी कि कैसे कैसे करते हैं, इसका एक और सेट दूंगा, तुम घर से करके लाओगे, तब मैं बताऊंगा कितना सही कितना गलत। ठीक है? मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, मेरे पास हजारों में रीजनिंग एसोसिएशन, मेरे पास तो पूरी किताब है सिर्फ रीजनिंग एसोसिएशन की, उसी में से दिया मैंने। और ये एक पेज दिया, से 3 पेज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। मैंने कहा डर जाओगे तुम देख के, 50-55 क्वेश्चन है मेरे पास तो एक ही चैप्टर के। पहले एम्स में आते थे, तो बच्चे जो एम्स की तैयारी करते थे, मैंने उनके लिए किताब मंगाई थी। मैंने कहा सिर्फ एम्स में आते थे, नीट में भी नहीं आते थे, IIT में भी नहीं, बहुत कम आते थे, एक आधा कोई आ गया, एम्स में बहुत आते थे। तो जो बच्चे एम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए मैंने स्पेशली हर चैप्टर की के इसमें 50-55 क्वेश्चन है, तो एम्स वालों के लिए, जो एम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए मंगाई थी ये बुक, समझो। हाँ भाई, कौन सा वाला था? 14। ठीक है, देखो अब आपको पता है, ऊपर देखना, हम सेल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कब मानते हैं? जब लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड में क्या हो? ऑक्सीडेशन, और राइट वाले में क्या हो? रिडक्शन। तभी E0 सेल पॉजिटिव आता है। बोलो हाँ या ना? ठीक है? अगर राइट में तुम क्या करो, जिंक कॉपर सेल है, लेफ्ट में क्या होता है? जिंक, राइट में क्या होता है? कॉपर। लेफ्ट वाले में क्या होता है? जिंक, राइट में क्या? कॉपर। इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? जिंक से कॉपर। करंट कहां से आता है? कॉपर से जिंक। हाँ या ना? तुम उल्टा कर दो। अब राइट, यहां क्या हो गया? जिंक, यहां क्या हो गया? तो सेल काम करेगा? हाँ करेगा। इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे, पर हमारे सारे फॉर्मूले खराब हैं। हाँ, हमने E0 से निकाला, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। अब लेफ्ट में कौन है? ऑक्सीडेशन वाला। तुम उल्टा कर दो, सेल को ऐसे बिठा दो। भाई मैंने यहाँ पे रखा ना, यहाँ पे सेल बनाया, ऊपर है ना, यहाँ पे सेल बनाया, ये लेफ्ट जिंक, राइट कॉपर, पर इसके लिए क्या है? इसके लिए तो उल्टा है ना, तो इसको भी यहाँ आना पड़ेगा, तो सेल सीखना आया। लेफ्ट में जिंक, राइट में कॉपर, लेफ्ट में जिंक, राइट में कॉपर आया, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, राइट में रिडक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन करो। तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कब होगा? जब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, राइट में रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी सेट अप ओनली इफ द रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। यस, ठीक है। अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इफ फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव, ये भी सही है।
बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन? द ई नॉट सेल विल ओनली बी पॉजिटिव इफ लेफ्ट, अगर लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा और राइट में रिडक्शन होगा। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? ई नॉट सेल पॉजिटिव तब आएगा जब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन और राइट में, ये इसका करेक्ट रीजन है। आया? इसने क्या लिखा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इफ फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव, ये भी सही है, पर बी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या, ये क्या होगा? बोथ आर ट्रू बट बी इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि बी होगा इसका आंसर। आया? लास्ट, मैंने क्या कहा था? मोलर कनेक्टिविटी याद है? इसका आंसर क्या होगा? गजाज बोल। ये मोलर कनेक्टिविटी मैंने कहा था ये ऐसे आता है और ये पैरेलल आता है, याद है कुछ? पैरेलल आता है तो हम ग्राफ की हेल्प से नहीं निकाल सकते, स्ट्रॉन्ग की तो निकाल सकते थे ऐसे, ये भी टच कर रहा था, याद है कुछ? है ना? पर वीक पैरेलल आता तो नहीं निकाल सकते ग्राफ की हेल्प से, ठीक है। किसकी हेल्प से निकालते थे? कोलरॉस लॉ। क्या इसका आंसर क्या होगा? मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट की, और इसका रीजन ही होता है बिकॉज द ग्राफ इज मूविंग पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ऐसे ये होगा इसका। इसका आंसर भी बी लिखो भाई, दोनों सही हैं, पर वो थोड़ा कोलरॉस लॉ की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं, पर इसका रीजन क्या होना था? ग्राफ की हेल्प से क्यों नहीं निकाल सकते? रीजन ये थोड़ा है कि कोलरॉस लॉ की हेल्प से निकालते हैं, रीजन ये है बिकॉज द ग्राफ इज मूविंग पैरेलल टू द वाई एक्सिस, बिकॉज लिख लो उसको, बिकॉज द ग्राफ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? बिकॉज द ग्राफ इज मूविंग पैरेलल टू द वाई एक्सिस। कल से क्या करें? नया चैप्टर शुरू करें, ठीक है। पुराना वाला सेट है तुम्हारे पास? पुराना वाला एक मिनट दिखाना। अब तुम्हें होमवर्क करना आज, पता है क्या? ये कंसेप्चुअल जितने बचे हुए और ये जो फिजिकल ब्लैंक्स है, ये कल मैं सबके सेट में चेक करूंगा। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो ज्यादातर हो रखे हैं, ठीक है। उसमें से जो नहीं आएगा तुम्हें वो मुझे बताओगे और फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करोगे। समझ में आ गया? फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करूंगा मैं यहाँ बैठ के। आ गया? कल ये पूरा चाहिए मुझे, कल मैं मानूंगा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। अब एक सेट और दूंगा, कल दूंगा यार, उसमें सेट में होंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नहीं करने हैं ना? एमसीक्यूज भी तो आते हैं भाई। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, सब ध्यान से सुनना, तुम्हारे नंबर ना तभी आएंगे जब तुम इन सेट को करोगे। मैं अच्छा पढ़ाऊं बेकार पढ़ाऊं उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, समझ में तो आना जरूरी है, ऑब्वियसली बात है, समझ में नहीं आया तो फिर क्या करोगे? फर्क उससे पड़ता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की। याद रखना, पहले जमाने में और आज के जमाने में, देखो मैंने तो कितने साल से देखा, 26-27 साल हो गए, मैंने एजुकेशन को पूरा चेंज होते हुए देखा है इस दौरान। पुराने जमाने में जो स्कूल लेवल था और कंपटीशन लेवल था उसमें बहुत अंतर था, बहुत ज्यादा अंतर था। यानी कि एक 100% मान लो तो दूसरे को 20% मान लो, और अब रह गया 90 और 70 का अंतर, 100 और 80 का अंतर। तो हम जब कंपटीशन वालों को तैयारी कराते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं तुम्हें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने, जितने कर सकते हो उतने कर लो। अब तुम्हारा भी वही हाल है। इस बार फेज का पेपर देखा था, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो आईआईटी का हो, बच्चों के आंसू निकले थे, ठीक है। और जो हमारे अभी नीट के बैच में क्रैश कोर्स में जो ब्रिलियंट बच्चे थे, ब्रिलियंट, जो हम सोचते थे कि हाँ ये अगले साल 1 साल बाद तैयार हो जाएंगे, वो देख के डर गए, बोले सर हम नहीं करते कुछ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो सर फिजिक्स देखिए आपने क्या आई थी। और जब क्यों, खतरनाक बच्चे। तो सोच लो केमिस्ट्री में तो हो जाएगा, थोड़ा फिजिक्स में भी ध्यान दो, क्योंकि एनटीए वालों ने पिछले साल की दुश्मनी निकाली। पिछली बार 720 में 720 कितने नंबर आए थे नीट में, पता नहीं कितने थे, 70-80 थे। इस बार उन्होंने कहा लाओ 700, लाओ इस बार 700, किसी के नहीं आ सकते 700। 720 तो छोड़ो, 700 भी एक आधे के आगे तो आगे। इस बार पेपर इतना भयंकर था, तो लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। सिलेबस कम हुआ है पर लेवल कम नहीं हुआ, लेवल बढ़ा है। तो याद रखना, सिलेबस नहीं है तुम्हारे पास ज़्यादा, पर अब तुम्हें ज़्यादा क्या करना है, अब सिलेबस में मैं तो पूरा कराऊंगा,
पर तुम्हारे नंबर ज़्यादा कब आएंगे जब तुम ज़्यादा क्वेश्चन करोगे। बात समझ में आ गई? नहीं तो वही आएंगे 70, 75, 72। बता दिया मैंने, इसलिए करो जितना कर सकते हो करो। बाकी कल करेंगे, कल इसका एक MCQ दूंगा, वो होमवर्क दूंगा, वो घर से करके रहना दूंगा, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो मैं डिस्कस करूँगा। समझ में आ गया? कल से नया क्वेश्चन करोगे क्या पेमेंट समझ में आ गया? चलो